फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा लीडरशिप एकेडमी। आज हम फिर जी पैक 2023 के मॉड्यूल्स पर डिस्कस करेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशन फॉर द इश्यू ऑफ अ परमिट टू इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज शैल बी मेड इन। जैसे आप मान लीजिए फॉरेन जा रहे हैं और आपको कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी स्मॉल क्वांटिटी आप पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपको इंपोर्ट करना है तो आप किस फॉर्म में अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन का क्या मतलब है कि अगर आपको स्मॉल क्वांटिटीज में ड्रग पर्सनल यूज़ के लिए इंपोर्ट करनी है तो ऐसे में इंपोर्ट का मतलब है बाहर से कोई चीज़ मंगाना है हमें, तो ऐसे में हम कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो इसका जवाब है ये फॉर्म 12A। ठीक है, फॉर्म 12A याद रखिएगा। फॉर्म 12A जूरिस्प्रूडेंस से उठाया है क्वेश्चन इन्होंने। फॉर्म 12A इज यूज्ड फॉर इशू ऑफ ए परमिट टू इंपोर्ट स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ड्रग्स फॉर पर्सनल यूज। तो फॉर्म 12A में पर्सनल यूज के लिए हम इंपोर्ट के लिए ड्रग के लिए हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम A आर प्रोड्यूस्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पार्मिटिक एसिड। फार्माकोग्नोसी का क्वेश्चन, how many molecules of acetyl coenzyme A are produced in beta oxidation of palmitic acid। जो palmitic acid फैटी एसिड्स हैं इनका जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो कितने एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स बनते हैं। देखिए, तो हाउ मेनी एसिटाइल कोएंजाइम A मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड palmitic acid। द आंसर विल बी 8। तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पार्मिटिक एसिड में 8 एसिटाइल कोएंजाइम A बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, चेंज शार्पली, देखो चेंज शार्पली ओवर अ नैरो कॉन्सेंट्रेशन रेंज, यानी नैरो कॉन्सेंट्रेशन रेंज में ही ये क्या हो जा रहे हैं, चेंज कर जा रहे हैं। ऐसे मतलब सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें सरफेस एक्टिव एजेंट है लेकिन नैरो कॉन्सेंट्रेशन रेंज में ही क्या हो रहा है, शार्पली चेंज कर जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम CMC बोलते हैं, क्रिटिकल मिसली कॉन्सेंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, शॉर्टकट में CMC कहते हैं, क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, ये हो गया आपका सुटिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस is used to determine particle size by the gravity sedimentation। आपको 4 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो पार्टिकल साइज बाय ग्रेविटी सेडिमेंटेशन से हम को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं, यानी पार्टिकल साइज डिटर्मिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर वॉल्यूम और डेंसिटी के लिए यूज होता है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, जैसा कि वर्ड देखो विस्कोसिटी, न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी के लिए होती है, भी बाहर हो गया। फ्रायबिलेटर की बात करें तो ये फ्रायबिलिटी टेस्ट के लिए होता है। 3 ऑप्शन बाहर हैं, आपका एक ऑप्शन क्या हो गया, एंडरसन एपरेटस। तो एंडरसन एपरेटस जो होता है, एंडरसन पार्टिकल साइज, एंडरसन पार्टिकल साइज, एंडरसन पार्टिकल साइज याद रखिएगा। तो एंडरसन एपरेटस इज यूज्ड टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लास ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की बात कर रहा है। क्लास ऑफ एंजाइम्स विच यूज ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर नोन एज। तो ऐसे जो एंजाइम की क्लास हैं जो आपको ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन एज ए हाइड्रोजन एक्सेप्टर। तो देखो ऑक्सीजन ऑक्सीडेज ऐसे याद रख लेना, तो विच यूज ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर आर नोन एज ऑक्सीडेजेस। तो ये ऑक्सीडेजेस एंजाइम जो हैं ये ऑक्सीजन एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग। गौर करना है क्वेश्चन पे, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग, कोई नई ड्रग है उसकी सेफ्टी मॉनिटरिंग करने के लिए अंडर एक्चुअल कंडीशंस ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में यूज कर रहे हैं और अंडर एक्चुअल कंडीशंस यूज कर रहे हैं और भी नई दवा है, तो हैज बीन क्लासिफाइड एज, तो उसको कौन से क्लिनिकल ट्रायल कैटेगरी में रखी जाएगी। तो देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहे हैं, टू मॉनिटर द सेफ्टी ऑफ न्यू ड्रग अंडर एक्चुअल कंडीशंस ऑफ यूज इन लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स
हैज बीन क्लासिफाइड एज फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल। तो ये जो न्यू ड्रग आती है और एक्चुअल कंडीशन में अगर आप लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट में उसको आप मॉनिटरिंग करेंगे सेफ्टी प्रोफाइल को, तो ये आपका फेज 4 क्लिनिकल ट्रायल में आता है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि जो ड्रग इंस्पेक्टर के पावर्स हैं जो कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत अपॉइंटेड होते हैं, मेंशन्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द एक्ट। एक्ट के किस सेक्शन में पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स बताई गई हैं? तो इसका सही जवाब है आपका सेक्शन 22। सेक्शन 22 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 है, जिसमें पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स जो अपॉइंटेड हैं उनके बारे में बताया गया है। सेक्शन 22, तो पावर 22 याद रख लीजिएगा, पावर 22, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट। टैबलेट से ड्रग डिसोल्यूशन हो रहा है उसके रेट को बताने वाला इक्वेशन कौन है? तो जो ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट है उसको नॉयस-व्हिटनी इक्वेशन बताता है। इक्वेशन दैट गिव्स द रेट ऑफ ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट, तो कौन सा इक्वेशन है? तो नॉयस-व्हिटनी इक्वेशन। तो ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट, इसका जवाब है नॉयस-व्हिटनी इक्वेशन। ड्रग डिसोल्यूशन फ्रॉम अ टैबलेट, नॉयस-व्हिटनी इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है। ऑल द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन द प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्सेप्ट। इनमें से जो है 3 ऐसे हैं जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते हैं और एक नहीं करता है। देखो मास से आप प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हो, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी कर सकते हो, एचपीएलसी से नहीं कर पाओगे और एनएमआर से भी कर सकते हो। इसमें आपका क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को डिटरमाइन नहीं कर सकता है, तो जो कर सकता है तो मास से प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन हो जाएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी हो जाएगा और एनएमआर से भी हो जाएगा। एचपीएलसी यानी हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इससे प्रोटीन स्ट्रक्चर डिटरमाइन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन नहीं है, तो 3 इसका मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी और प्रेशर इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी। गौर करिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। द फेनोमेना ऑफ इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या करनी है? बढ़ानी है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करनी है बाय द एडिशन ऑफ ए वाटर मिसिबल सॉल्वेंट। और हमने वाटर मिसिबल सॉल्वेंट मिला दिया, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं या फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, हमने वाटर मिसिबल सॉल्वेंट इसमें ऐड कर दिया और इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। यानी हमने किसी का साथ दे दिया तो क्या हुआ? हमने साथ दिया और वो सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं कोसॉल्वेंसी। हमने साथ दिया, कोसॉल्वेंसी, साथ दे दिया, तो ये आपका कोसॉल्वेंसी हो जाता है। नेक्स्ट देखो, ये याद करने का विषय है, द वैल्यू ऑफ आर इन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ई में आर की वैल्यू तो 1.98 कैलोरी पर डिग्री मॉलिक्यूल है। 1.98 याद रखना, वैल्यू ऑफ आर 1.98। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one is not a gene insertion technique into a eukaryotic cell? Gene insertion technique into a eukaryotic cell, इसमें से कौन सी टेक्निक है जो जीन इंजर्शन टेक्निक नहीं है? किसकी? यूकैरियोटिक सेल। यानी 3 ऐसे होंगे जो टेक्निक है यूकैरियोटिक सेल में जीन इंजर्शन का। इलेक्ट्रोफोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन इज द टेक्निक। एंडोफोरेसिस नहीं है। शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग भी टेक्निक है और माइक्रो इंजेक्शन भी टेक्निक है। तो आपसे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो एंटोफोरेसिस। एंटोफोरेसिस टेक्निक नहीं है जीन इंजेक्शन का। तो जीन इंजेक्शन टेक्निक के लिए कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन आपका जीन इंजेक्शन टेक्निक यूकैरियोटिक सेल का,
शॉटगन सीक्वेंसिंग भी है इंजेक्शन टेक्निक, और माइक्रो इंजेक्शन भी जीन इंजेक्शन टेक्निक यूकैरियोटिक सेल का है। आइए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्केलॉइड कंटेन्स आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस। अब देखो ये सभी आपके एल्केलॉइड के एग्जांपल्स हैं, क्विनीन, हायोसियामिन, पाइप्रीन और पापावेरिन। तो किसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस होता है? तो आइसोक्विनोलिन की बात करें तो पापावेरिन। पापावेरिन जो है पापावर सोम्निफेरम, ओपियम प्लांट का नाम सुना हुआ है, पॉपी मिलता है पापावेरिन, तो इसमें आइसोक्विनोलिन न्यूक्लियस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? जैसे बैकमैन्स मेथड, बर्कले एंड हार्टले मेथड, कॉट्रल्स मेथड एंड पालू मेथड। तो इसका सही जवाब है बर्कले एंड हार्टले मेथड। बर्कले एंड हार्टले मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बर्कले एंड हार्टले मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें से कौन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? तो देखो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी होता है, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर नहीं होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होता है। तो आपका एक जवाब हो गया एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर यानी आर ओनली। तो आर ओनली इसका एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए आपका इंपॉर्टेंट है, a hypertensive patient Mr. G already receiving a drug X। कोई हाइपरटेंसिव मरीज है, मान लो XYZ कोई भी है, वो एक ड्रग ले रहा है X नाम का, क्या करने के लिए? ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग ले रहा है। और ऐसे में वो गया डॉक्टर को दिखाने और उसको ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग लिख दिया गया, यानी वो एक हाइपरटेंसिव एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग X ले रहा था और अभी प्रिस्क्रिप्शन में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और लिख दिया गया। अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका बीपी बढ़ रहा है। तो ऐसे में यानी जो आपका एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग था उसका एक्शन नलीफाई हो जा रहा है, एबॉलिश हो जा रहा है। तो आखिर वो कौन सी ड्रग ऐसी है जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट लेने के बाद वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है? देखिए क्वेश्चन क्या है, हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी ऑलरेडी रिसीविंग अ ड्रग X टू कंट्रोल बीपी was prescribed a tricyclic antidepressant. This resulted in the abolition of antihypertensive action of X. Which of the following drug could be X? तो वो ड्रग आपकी है क्लोनिडीन। तो अगर कोई पेशेंट जो है क्लोनिडीन ले रहा है और साथ में वो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट भी लेगा तो क्लोनिडीन का इफेक्ट एबॉलिश हो जाएगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a 3-year-old child presented to OPD with the symptoms of influenza. Aspirin is contraindicated because of increased risk of। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मैं वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। एक 3 साल का बच्चा है और वो डॉक्टर के पास उसको ले जाया गया ओपीडी में और साथ में उस बच्चे को इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम है। तो ऐसे में एस्पिरिन कंट्रा इंडिकेटेड है, एस्पिरिन डॉक्टर नहीं लिखेगा। एस्पिरिन क्यों नहीं लिखेगा? वैसे भी एस्पिरिन के बारे में जान लीजिए, एस्पिरिन 3 साल के नीचे के बच्चों को नहीं दी जानी चाहिए, 3 साल प्लस में देना है। आखिर एस्पिरिन ऐसा कुछ तो करता होगा ना कि अगर किसी को चिकन पॉक्स की प्रॉब्लम है, इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम है, तो ऐसे में टीनेजर्स को भी हम अवॉइड करते हैं, स्पेसिफिकली 3 ईयर से कम के जो बच्चे हैं। तो आखिर ऐसा एस्पिरिन क्या करता है? आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फैनकोनी सिंड्रोम, रेस सिंड्रोम। तो देखो, a 3-year-old child presented to OPD with the symptoms of influenza. Aspirin is contraindicated because of increased risk of Ray's syndrome. Ray's syndrome के रिस्क से बचने के लिए एस्पिरिन कंट्राइंडिकेटेड होता है। 3 ईयर से अगर बिलो बच्चा है, 3 ईयर तक है और साथ में इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम है, आप एस्पिरिन दोगे तो रेस सिंड्रोम हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन ह्यूमन इंसुलिन, यानी टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड इन ए चेन एज वेल एज बी चेन इज। तो जो ह्यूमन इंसुलिन होता है, पहले ये जान लीजिए, ह्यूमन इंसुलिन जो है एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। अमीनो एसिड मतलब क्या है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना प्रोटीन्स के, अमीनो एसिड्स। और इंसुलिन का प्रोडक्शन कहां पे होता है? आपको पता है पैनक्रियाज जो होता है
पैनक्रियाज के बारे में आपको पता है कि पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, एक्सोक्राइन वर्क भी है, एंडोक्राइन वर्क भी है। पैनक्रियाज का जो एंडोक्राइन पोर्शन है वहां से बात करोगे तो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे इंसुलिन, ग्लूकेगॉन वगैरह। तो इसमें जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है वहां के जो बीटा सेल्स हैं वहां से इंसुलिन निकलता है। तो ये कह रहे जो ह्यूमन इंसुलिन है उसमें कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, क्योंकि इसमें ए चेन और बी चेन दोनों होती है। तो कितने यहाँ पे ह्यूमन इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स हैं, तो इसका सही जवाब है 51 अमीनो एसिड्स। तो ह्यूमन इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड्स होते हैं। और ए चेन में बात करोगे तो ए चेन में 21 अमीनो एसिड, 21 अमीनो एसिड, और बी चेन में 30 अमीनो एसिड, दोनों मिला करके कितने हो गए 51। अगला क्वेश्चन है द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, देखो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस इज नोन एज। तो ऐसा वेवलेंथ जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम बोलते हैं, यानी ए मैक्स, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा तो ए मैक्स बोलेंगे। तो ये आज हमारा 20 क्वेश्चंस का जो मॉड्यूल था, मॉड्यूल 2, ये हम लोगों ने कंप्लीट किया है। फिर हम लोग नए मॉड्यूल में मिलेंगे, फिर अगेन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइव क्लासेस भी हम शुरू करेंगे जीपैट के लिए। और अगर आप फार्मा एंड लीडरशिप एकेडमी के साथ जुड़ते हैं, इट मीन्स इट इज कंफर्म कि दैट यू विल बी जीपैट क्वालिफाइड पर्सन। तो अगर आपको जीपैट क्वालिफाई करना है तो हमारे ये मॉड्यूल्स देखिए, लाइव क्लासेस भी अटेंड कीजिए, और कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।